नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो टॉपिक होगा पर्यावरण में, वह होगा पेयजल एवं सिंचाई के स्रोत। तो चलिए इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे। ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रटना पड़ेगा और आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा करवा दिया जाएगा। तो ये आपके पर्यावरण का टॉपिक है रीट पात्रता के लिए। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से नोट्स बना करके पढ़ भी सकते हैं। क्लास को रेगुलर लेते रहें। और चैप्टर है हमारा पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में होगा, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है और आपको रटना भी पड़ेगा ये चैप्टर। इसमें कुछ फिक्स डाटा हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का कुछ मात्र प्रतिशत है। राजस्थान में बात करें कि भाई सतही जल कितना है, तो पूरे भारत में सतही जल मात्र कुछ ही परसेंट है। राजस्थान में दोहन युग भूमि जल केवल 1.17% पर है। भूमि जल कितना है? केवल 1.72% है। राजस्थान भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। आप लोग जानते भी हो इस चीज़ को। राजस्थान के अधिकांश जल संसाधन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में ही सीमित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में ज़्यादातर जल के संसाधन हैं। वर्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 लीटर है, जबकि कम से कम यह 1000 घनमीटर होनी चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 1000 तो होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है? 780 लीटर है। ठीक है ना। भारत का लगभग 51% फ्लोराइड और 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में है। भारत के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा 51% तो क्या मिलेगी? फ्लोराइड, और 42% क्या मिलेगी? लवणता। राजस्थान के जल संसाधनों की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है, और दो भाग हैं हमारे। एक तो है सतही जल संसाधन और दूसरे हैं भूमिगत जल संसाधन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सतही जल संसाधन कौन कौन से हैं। इनमें बात आती है तो नदी होती हैं, झीलें होती हैं और तालाब। प्रमुख जो हैं ये सभी जल के स्रोत सतही जल संसाधन हैं, और ये प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत होते हैं सतही जल संसाधन, जैसे चंबल नदी, माही नदी, बनास, बाणगंगा, बेडस, गंभीरी, सूखड़ी, काली सिंध, परवन, मेज आदि तो क्या हैं? नदियाँ। और बात करते हैं हम इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांध से निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जा रहा है। नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है कि नदियों पर कानून सबसे पहले किस राज्य ने बनाया? राजस्थान ने। राजस्थान में झीलें भी जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। झीलों से भी जल की आपूर्ति राजस्थान में की जाती है। अब मैं आपको कुछ राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में बताऊंगा, जैसे जयसमंद, पिछोला, फतेहसागर झील। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इनके बारे में विस्तार से हम डिटेल्स की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। और राजसमंद झील हमारी राजसमंद में है। आना सागर और पुष्कर झील हमारी अजमेर में है। सिलीसेट झील अलवर में है। कोलाई झील बीकानेर में है। नवलखा झील बूंदी में। गैप सागर झील डूंगरपुर में। कायलाना और बालसमंद ये कहाँ पर है? जोधपुर में। बंद बरेठा भरतपुर में है। रामगढ़ जयपुर में है। और नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। इनके बारे में विस्तार से हम भूगोल का चैप्टर है, हालांकि मेंस में आएगा ये। वहाँ पे भी हमने बात की थी मेंस का, जब आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा था। और हम इसी अगली क्लास में, इसी विषय में भी अगली क्लास में हम झीलों की पूरी जानकारी लेंगे। अब देखिएगा तालाब। अब तालाब भी हमारे सतही जल स्रोत होते हैं। राजस्थान में तालाब भी सतही जल का सबसे अच्छा स्रोत है। और राजस्थान में बात करें तो लगभग 450 के क्या हैं? बड़े तालाब हैं। अब बात करते हैं भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जल संसाधनों की बात करें तो राजस्थान में कुएं और नलकूप से कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? लगभग 70% भाग सिंचित किया जाता है कुएं और नलकूपों से। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुएं और नलकूप से लगभग 70%। राजस्थान में लगभग 70% पर पेयजल स्रोतों का आधार भूजल है। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? भूजल संसाधनों से।
अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई के अब सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होगी, कम कहाँ पर होगी, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जब जल प्रदान किया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग गंगानगर में और सबसे कम सिंचित भाग राजसमंद में। तो ध्यान रखना, अगर सिंचाई जो की जाती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा गंगानगर क्षेत्र में और सबसे कम राजसमंद जिले में, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में कुएं व नलकूप, नहरें व तालाब सिंचाई के प्रमुख संसाधन हैं। अब देखेंगे कुएं तथा नलकूप। राज्य में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, कुएं व नलकूप है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 66% भाग में कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, कुएं तथा नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, जयपुर में, और दूसरे नंबर पर अलवर में। अब देखेंगे, आपने नाम सुना होगा चांदा नलकूप, कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। चांदा नलकूप कहाँ पर है साथियों, जैसलमेर जिले का है। चांदा नलकूप जैसलमेर जिले में है और ये मीठे पानी की उपलब्धता के कारण इसको थार का घड़ा भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थार का घड़ा किसे कहते हैं, चांदा नलकूप को कहाँ पर है, जैसलमेर में, इतना आपको याद रखना। आगे बात करते हैं नहरें। अब जो हमारी नहर है साथियों, राजस्थान के लगभग 33% भाग में नहरों से सिंचाई की जाती है। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान में नहरों से कहाँ होती है, तो गंगानगर जिले में। गंगानगर का पहला स्थान है नहरों द्वारा सिंचाई करने में। क्लियर। अब बात आती है तालाबों की। बस इतना सा ही पॉइंट है, इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा रटने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर ही कुछ ऐसे हैं ये। सिंचाई के इस साधन से राजस्थान के लगभग 0.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। सबसे कम तालाबों से सिंचाई होती है राजस्थान में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सिंचाई का ये मुख्य साधन है। और बात की जाती है तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है एवं उदयपुर दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई पहले स्थान पर भीलवाड़ा और दूसरे नंबर पर तालाबों से सिंचाई करने में उदयपुर है। तो ये दोनों ज़िले आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं अन्य संसाधनों से भी राजस्थान में मात्र 0.3% भाग पर सिंचाई होती है। अब देखते हैं राजस्थान में कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान में कई प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी हैं। चंबल परियोजना, दूसरी है भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, और कुछ अन्य परियोजना भी हैं राजस्थान में, जैसे जबाई, पांचना, मेजा, मानसी बाकल, पार्वती, गंभीरी और औराई। ये हमारी बहुउद्देशीय परियोजना है, इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है इनके बारे में जानकारी नहीं लेनी। अब राजस्थान में कुछ बृहत परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरी है गंगा नहर परियोजना, तीसरी है भरतपुर नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, जाखम परियोजना, भीखाबाई सगवाड़ माही नहर परियोजना, सिद्धमुखी नहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, और बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उसके बाद नर्मदा नहर परियोजना और ईशरदा बांध परियोजना। ये जितनी भी परियोजना है साथियों, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई है। हालांकि ये चैप्टर रीट मेंस का है मुख्यतः, लेकिन इसका कुछ पार्ट हमको पर्यावरण में दे दिया है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा हमको पढ़ना है बस इसके बारे में। क्लियर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी नहरें, झीलें, ठीक है ना, और ये बांध, ये चैप्टर आप लोग भूगोल में जा करके पढ़ेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप लोग इनको पढ़ेंगे तो और बेटर जानकारी आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी इसकी। ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। ये क्या है, बात करें साथियों, ये पूर्ण रूप से पूरे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है और इसे राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। किसको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका बाद में नाम किया गया था। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, राजस्थान नहर। और राजस्थान नहर से इसका नाम 2 अक्टूबर 1984 को इसका नाम बदला और क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, राजस्थान नहर से बदल करके। समझ में आ गया।
अब देखिएगा, ये प्रश्न अभी हाल ही रीट में पूछा गया है। हाल ही रीट में पूछा गया है कि भाई जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका शुभारंभ कब किया गया था, बताओ जल्दी से। इसका शुभारंभ किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। और यही इसका करेक्ट आंसर माना गया था। ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने वाला है। कुछ व्यक्ति और कुछ किताबों में 58 भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने इसको 1948 माना है सही, क्योंकि इस नहर को बनाने का सुझाव सन 1948 में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कमर सेन ने दिया था। कमर सेन कौन थे? इसके इंजीनियर थे बीकानेर के। और 1948 में इसका सुझाव आया, इसलिए यही इसकी सही तारीख मानी गई है 1948। और ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि कई किताबों में इसका आंसर 1958 मिलेगा और अधीनस्थ चयन बोर्ड ने राइट आंसर 1948 माना है। आरपीएससी ने भी इसका 1948 माना था सेकंड ग्रेड में। समझ में आ गया? हाल ही 2023 में पूछा गया रीट मेंस में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पेयजल, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध करवाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। रावी व ब्यास नदियों के जल का उपयोग, तब ये नहर बनाई गई थी। भाई इसमें रावी का और ब्यास नदियों के जल का उपयोग किया गया था और तब जा करके इस नहर का निर्माण किया गया था। देखो प्रश्न कहीं नहीं जाता, प्रश्न इन नोट्सों से आते हैं। बस हमारे पढ़ने का और ध्यान रखने का नज़रिया होना चाहिए कि हमने कोई चीज़ कहाँ पे पढ़ी थी। समझ में आ गया? 1952 में सतलज व ब्यास नदी के संगम पर साथियों हरि के बैराज का काम शुरू किया गया था। यह हरि के बैराज एक बांध है। हरि के बैराज से बाड़मेर में गडरा रोड तक नहर का लक्ष्य रखा गया, जिसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर इन सभी में जल की आपूर्ति हो सके। तो ये याद रखना, ये कहाँ से निकाली गई थी? हरि के बैराज से लेकर के गडरा रोड बाड़मेर तक। ठीक है ना? हरि के बैराज से हनुमानगढ़ के मशीताबली तक 204 किलोमीटर लंबी एक फीडर नहर बनाई गई थी इंदिरा गांधी से। अब ये जो फीडर लाइन थी, फीडर नहर थी, इसकी लंबाई राजस्थान में थी साथियों 35 किलोमीटर और पंजाब और हरियाणा में थी 169 किलोमीटर। टोटल थी इसकी 204 किलोमीटर लंबाई। राजस्थान में 35 किलोमीटर थी, ये याद रखना। अब फीडर कहते किसको हैं? किसी भी नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसको बोलते हैं फीडर। समझ में आ गया? और फीडर के सहित इस मुख्य नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। अगर फीडर को शामिल कर लिया जाए, इस 204 किलोमीटर के फीडर को अगर शामिल कर लिया जाए तो पूरी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। वर्तमान में इस नहर का अंतिम छोर कहाँ पर है? गडरा रोड बाड़मेर तक है। हरि के कोटा बैराज से लेकर कहाँ तक है? गडरा रोड बाड़मेर तक। इस नहर को आगे गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ करके इससे छोटे जहाज़ों और नावों का संचालन भी किया जाना प्रस्तावित है। अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, गडरा रोड बाड़मेर से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है गुजरात के कांडला बंदरगाह तक। समझ में आ गया? इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है साथियों, उसको 2 चरणों में लागू किया गया था। 2 चरण बनाए गए थे इसके। अब सुनिएगा, पहला जो चरण था, प्रथम चरण में 345 किलोमीटर लंबी वितरिकाएँ बनाई गई थी और 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। दूसरा जो चरण था उसमें 256 किलोमीटर मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण किया गया था, जिसके द्वारा 19,63,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचाई की बात करें तो इसका 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% भाग वितरिकाओं के माध्यम से सिंचाई में काम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुल सिंचाई का 30% भाग तो लिफ्ट नहरों से होगा और 70% सिंचाई किससे होगी? वितरिकाओं से होगी। अब इसके द्वारा 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई थी इंदिरा गांधी से। थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई थी इंदिरा गांधी से। अब वो लिफ्ट नहरों के नाम आपको याद रखना, गंदोली सेवा लिफ्ट नहर, इसके उपनाम भी आपको याद रखना,
ये कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। गंदौली सेवा लिफ्ट नहर, ये नौहर हनुमानगढ़ में है। उसके बाद लूणकरणसर लिफ्ट नहर, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद गजनेर लिफ्ट नहर, ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद बांगड़सर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर, फलोदी और जोधपुर, ये 8 लिफ्ट नहरें इससे निकाली गई थी। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखो ये चैप्टर तो पूरा हो गया ख़त्म, इतना सा ही था। ठीक है साथियों, तो आपको आज का क्लास या टॉपिक छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक था। और आपको याद रखना, ये जो लिफ्ट नहरें बनाई गई थी, इन प्रत्येक लिफ्ट नहर से किस क्षेत्र में या किस किस ज़िले में सिंचाई की जाती है, आप लोग इसकी जानकारी मैं आपको जब टेस्ट सीरीज़ कराऊंगा ना तो उसमें दूंगा। समझ में आ गया। देखो मैंने कुछ ही चीज़ें टेस्ट सीरीज़ के लिए रख रखी है और वो इम्पोर्टेंट होगी। और मैं किसी भी दिन इस इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के बारे में एक स्पेशल 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो मैंने उन चीज़ों को एक एंटीबायोटिक डोज के लिए रख रखा है और वो मैंने रेडी करके बना रखी है। जैसे आपका पूरा सिलेबस होगा तो आपको वो फैक्ट प्रतिदिन आपको बताए जाएंगे। दिन में 3 से 4 फैक्ट आपको बताने हैं और आप उनको डेली पढ़िएगा। धन्यवाद साथियों।